दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका बायोलॉजी द लाइफ लैब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये है जीबी ब्यूटी पंतनगर रियल पेपर पे। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम रियल पेपर है जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है जीबी ब्यूटी पंतनगर का, यूजी का 2025 का। देख सकते हैं आप, मैंने डेट भी मेंशन करी हुई है। 1 तारीख को ये पेपर हुआ है 2025 को। तो ये एकदम रियल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन मैंने ऐड करे हुए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है पेपर के एकदम रियल पेपर के हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल देर नहीं करते हैं और पेपर को शुरू करते हैं। ये कह रहा है, हु इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है, इन विच प्लांट क्रेब साइकिल आर प्रेजेंट। दोस्तों, क्रेब साइकिल के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रेब साइकिल जानने के लिए हमें C3 और C4 प्लांट्स के बारे में जानना पड़ेगा। C3 प्लांट्स वो होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे ही फूड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और C4 प्लांट्स वो होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसे 4 मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। यानी कि जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे 2 लोग हैं वो खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मतलब कोई चावल बना रहा है तो कोई रोटी बना रहा है, लेकिन वो दोनों का एम एक ही है। एक ही क्या है कि उन्हें खाना खाना है, अपना पेट भरना है, एनर्जी लेनी है। तो इन दोनों प्लांट्स का भी एक ही एम है, यानी कि इन्हें एनर्जी बनानी है, बट थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। C3 प्लांट्स क्या करेंगे, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को इसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे। C4 प्लांट्स उसे 4 मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे। और अब इन्होंने खाना खा लिया, यानी कि खाना खा लिया, अब डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्रैब साइकिल क्या करेगी, C3 और C4 प्लांट्स जो हैं एनर्जी, अपने फूड को जो है एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये क्रैब साइकिल कहलाता है। क्रैब साइकिल में प्लांट्स की जो फूड है वो एनर्जी में बदलती है, यानी कि ATP में बदलती है। इसलिए क्रैब साइकिल को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बोथ A और B, यानी कि क्रैब साइकिल दोनों प्लांट्स में पाई जाती है, क्योंकि फूड दोनों प्लांट्स में बनेगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट दोनों में होगी, इसलिए क्रैब साइकिल भी दोनों में पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन सनफ्लावर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्लावर में किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ये NCERT की बायोलॉजी की बुक से है, 11th क्लास की। रेसिमोस और साइमोस, इन 2 कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। रेसिमोस क्या होता है, रेसिमोस ऐसे फ्लावर होते हैं जो ऊपर हाइट में, यानी कि लेंथ में, जो टिप वाला पार्ट है जिनका, ये जैसे एक प्लांट है, इसका जो ये टिप वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये लगातार बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और जो किनारे किनारे के भाग हैं ये थोड़ा कम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कम ग्रो कर रहे हैं। और जो साइमोस प्लांट है वो क्या करता है, उसका बीच वाला भाग जो होता है वो एक लिमिट तक ही ग्रोथ करता है। बाकी जो किनारे किनारे वाले भाग हैं वो क्या करते हैं, लंबाई में मतलब ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब जैसे ग्रोथ है इन 2 प्लांट्स में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। जो बीच वाला पार्ट है एक लिमिट तक ही ग्रोथ करेगा, और जो रेसिमोस में है, जो बीच वाला पार्ट है वो लगातार ग्रो करता रह जाएगा। मतलब उसमें पत्ती भी आती रहेंगी, फूल भी आते रहेगा, और लेकिन रेसिमोस में है बीच वाला एक हद तक ग्रोथ करेगा और उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो सूरजमुखी कैसा फूल है, सूरजमुखी हमें पता है कि एक लंबा सा फ्लावर होता है। तो इसमें किस तरीके का पाया जाता है, इसमें पाया जाता है रेसिमोस फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच पार्ट कनेक्ट्स ओव्यूल फ्रॉम दी ओवरी। ओव्यूल का कौन सा पार्ट ओवरी से कनेक्ट रहता है। तो ये सीधा सीधा फ्लावर से क्वेश्चन उठ के आया है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा फ्यूनिकल्स। ठीक है, फ्यूनिकल्स। और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज द सन अपीयर अ लिटिल अर्लियर एट सन्स राइज एंड रिमेन विजिबल अ लिटिल लॉन्गर एट सनसेट। यानी कि सूर्यास्त के समय सूर्य का जल्दी अस्त होना और सूर्योदय के समय जल्दी दिखाई देना। और आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ दोस्तों, ये 10th क्लास की NCERT की साइंस की बुक से लिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मतलब वो याद होना बहुत ज़रूरी है। तो किसके कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी पेप्सिन एंजाइम आर रिलीज। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर ऐसा होता है कि एग्जामिनर मतलब जो GBPUT का जो पेपर है लगातार बढ़ते सालों में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो रहा है। यानी कि एग्जामिनर हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं दे रहा है, वो अच्छे खासे लेवल पे एग्जामिनर क्वेश्चंस को बना रहे हैं। तो NCERT के थोड़ा सा बियॉन्ड, NCERT के बाहर जाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट वही होगा, जैसे एक वर्ड है जैसे कॉटन है, कॉटन के बारे में NCERT में 1-2 चीज़ें ही दी हैं, जैसे कॉटन क्या है, क्या यूज़ है उसका, और किस तरीके का उसका प्लांट का अरेंजमेंट है, किस तरीके का फ्लावर का अरेंजमेंट है। बट ये है, तो आपको कॉटन के बारे में क्या याद रखना होगा कि उसकी फैमिली कौन सी है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इस तरीके से आपको उसके बारे में याद रखना होगा। तो थोड़ा सा NCERT से बाहर जाकर भी पढ़ना होगा चीज़ों को दोस्तों। ये कह रहा है, शरीर के किस हिस्से से पेप्सिन एंजाइम निकलता है। हमें क्या पता है इसकी एंजाइम जो क्या होते हैं, फूड का डाइजेशन करने के लिए होते हैं। तो स्टमक वाले हिस्से से जो है पेप्सिन एंजाइम निकलता है। ठीक है, विच सेल ऑफ द बॉडी आर हार्म्ड बाय HIV वायरस। HIV वायरस में शरीर की किन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, या फिर HIV वायरस किन सेल्स को हार्म करता है। देखिए, RBC जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे, स्किन सेल का इसमें कोई रोल नहीं है। तो बची गया WBC। हमारी जो बॉडी है, बॉडी के हमारे बॉडीगार्ड कौन है, बॉडीगार्ड क्या काम करता है, बॉडीगार्ड क्या काम करता है दोस्तों, आपको भी पता होगा बॉडीगार्ड क्या करेगा, सुरक्षा करने का काम करेगा। तो हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड कौन है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगी, किसी भी बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया है या हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनको हमारे बॉडी में आने से रोकेंगी। अब जब हमारे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडीगार्ड हैं उसको ही किसी ने मार दिया, तो क्या है, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, तो हम पे खतरा आ जाएगा। इसलिए HIV वायरस क्या करता है, हमारे बॉडीगार्ड को ही मार देता है, यानी कि WBC सेल को ही मार देता है, जिससे वायरस आसानी से हमारे शरीर में घुस जाता है और हमारे पूरे शरीर को खत्म कर देता है। तो WBC ना लिखकर अगर सिर्फ T4 और TS सेल आए तो इसमें भी आप टिक कर दोगे, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, WBC।
उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। सॉरी, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फिर है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। आरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। आरएनए से डीएनए की बनने की प्रोसेस कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने अपने मन से डाला था, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप लोग इसको काट लीजिएगा कि डीएनए फ्रॉम आरएनए। आरएनए से डीएनए की प्रोसेस बनने की क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। जो कि ये सही है, मतलब 2 बार कॉपी हो चुका है क्वेश्चन। अच्छा, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? अब यहाँ पे डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा? आप लोग सोच रहे होंगे नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपीज़ कैसे बनती है? डीएनए की कॉपीज़ का बनना क्या कहलाता है? तो डीएनए की कॉपीज़ बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले याद करते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए की बनने की प्रोसेस कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद आरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम विच फैमिली कॉटन बिलोंग्स टू। देखिए दोस्तों, ये वाला सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आया है जीबीपीटी पंतनगर पेपर में। कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो कॉटन बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली से। मालवेसी फैमिली से जो है भिंडी भी बिलोंग करती है। ठीक है, मालवेसी फैमिली से भिंडी भी बिलोंग करती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 विच ग्रोथ हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों के पकने के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो जिम्मेदार है? कौन सा जिम्मेदार है? इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? फलों के पकने में मदद करता है, साथ ही साथ उनके झड़ने में भी मदद करता है। उसके बाद है विच नाइट्रोजन बेस आर नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट नहीं होता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनी क्षार आप सभी को पता होने चाहिए। डीएनए का है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और आरएनए का है एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। यानी कि डीएनए में कौन सा नहीं आता है? डीएनए में यूरेसिल नहीं आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 हु आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अ फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला के मुख्य घटक क्या होते हैं? मुख्य घटक क्या होता है किसी भी खाद्य श्रृंखला के? हमारा पूरा धरती है, उसका पूरा जो इकोसिस्टम, मतलब हमारा इकोसिस्टम है, उसका हर एक सिस्टम का, यानी कि हर एक सिस्टम का क्या है, जो मेन घटक है वो क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्यों? क्योंकि ये उत्पादित करते हैं। उत्पादक इनको कहा जाता है हिंदी में। ये उत्पादित करते हैं खाने को बनाने वाले। खाने को बनाने वाले कौन है? प्लांट। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर कोई प्लांट पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रोड्यूसर। और अगर इसके जगह पे ऑल आ जाए, यानी कि ये 3 ऑप्शन आए, उसकी जगह पे ऑल अबव आ जाए, तो आप उसमें ऑल अबव में लगाओगे, लेकिन सिंगल में आए तो प्रोड्यूसर होगा इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पोलस एनीमिया थैलेसीमिया डिजीज। थैलेसीमिया रोग किसके कारण होता है? तो ये एक जेनेटिक म्यूटेशन डिजीज़ है जिसमें जीन्स की जो है ट्राइसोमी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पोटैटो बिलोंग फ्रॉम विच फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करता है पोटैटो? यह है सोलेनेसी। और इसमें जो है बैंगन भी आता है दोस्तों, इसमें जो है बैंगन भी आता है। उसके बाद है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी और स्मॉलेस्ट है वाटरमील। ठीक है, सबसे छोटा फ्लावर है वाटरमील और सबसे बड़ा फ्लावर है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? विच वन इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस मतलब जो सीधे इन्फेक्शन मतलब हमें सीधे इन्फेक्ट करती है, यानी कि ड्रॉपलेट के थ्रू हमें इन्फेक्शन फैलता है। तो किसके थ्रू? ड्रॉपलेट के थ्रू कैसे बोलेगा? बोलने से फैलेगा, छींकने से फैलेगा। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता नहीं है, जो बॉडी फ्लूइड के थ्रू। बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या हो सकता है? जैसे सीमेन हो सकता है और ब्लड हो सकता है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। ये किसके फैलने से करने से फैलती है? ये खांसने से, छींकने से फैलती है टीबी, क्योंकि इसमें हमारे क्या होती हैं, जो सलाइवा होता है हमारे मुंह का, वो बाहर निकलता है और किसी दूसरे में चले जाता है टीबी। और दोस्तों एक ज़रूरी चीज़ है कि कैंसर कैसी बीमारी है? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो कैंसर जो है एक नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है, यानी कि ये सीधे ड्रॉपलेट के थ्रू नहीं फैलती, ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। तो आज के क्वेश्चन में दोस्तों बस इतना ही। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से चैनल को दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और जितना हो सके, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चा है उसको ये वीडियो पहुंच सके उस तक। और सपोर्ट दिखाइए प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू सो मच।